जय हिंद मित्रों, डीडीसी एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाई तो रोज ही करते हैं वैसे, लेकिन आज का वीडियो जो बनाएंगे हम वो बनाएंगे कि परीक्षा में जो आप पेपर देते हैं 9वीं से 12वीं तक, वो पेपर देने का तरीका आज हम सीखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कुछ मित्रों की दोस्तों की रिक्वायरमेंट थी कि पेपर कैसे देते हैं, तो पेपर देने का तरीका हम समझाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। डीडीसी एकेडमी चैनल आप देख रहे हैं। मेरे संपर्क के लिए मोबाइल नंबर में पहले ही अटैच कर देता हूं। ठीक है साहब, चलते हैं आगे। मान लेते हैं कि हमारी कॉपी और यह हमारा पेज। सर्वप्रथम हमारे पास पेपर देने का एक नियम होना चाहिए, और वास्तविकता में देखा जाए तो नियम यही है कि परीक्षा के अंतर्गत 30 प्रश्न आए, 25 प्रश्न आए या 28 प्रश्न आए, जो भी प्रश्न आए, सबसे पहले जो प्रश्न अपने को याद है उस प्रश्न का उत्तर अपने को लिखना है। बढ़िया आसान भाषा में, साफ सुथरे अक्षरों में अपने को लिखना है। उदाहरण के लिए हम पहला प्रश्न हल कर रहे हैं। अब प्रश्न क्रमांक हमने ये लाइन इसलिए खींचा है ताकि हमें पता रहे कि यहाँ हम प्रश्न क्रमांक डालें। मान लिया जाए हम प्रश्न क्रमांक 1 में हमारे पास में है रिक्त स्थान। प्रश्न दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्या रिक्त स्थान भरिए। तो हमें यहां पर रिक्त स्थान भरिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर की कॉपी में हमें सिर्फ क्या करना है, लिखना है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। यह हमने लिख दिया, डेश लगा दिया, और उसके बाद हमने अपना उत्तर लिखना चालू कर लिया। आ जाएगा। तो मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हमने लिख दिया। फिर प्रश्न क्रमांक 1 में हो सकता है उन्होंने ABCD ऑप्शन दिया हो, A B C D E, ऐसे करके 4-5 ऑब्जेक्टिव वो देता है, उसका उत्तर हमने इसके सामने लिख देना है। बस। एक और चीज, रिक्त स्थान अगर है तो रिक्त स्थान लिखने के बाद में आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं। मान लिया जाए हमने लिखा रिक्त स्थान में कोई एक उदाहरण काशी, यहां पर लिखा मथुरा, तो रिक्त स्थान की यही पहचान है कि इसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुविकल्प भी आते हैं, सही जोड़ी भी आती हैं, सब आती हैं, लेकिन रिक्त स्थान के लिए आप नीचे इस प्रकार से अंडरलाइन करो। दूसरी बात यह है, बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा है, मैं स्वयं कॉपियां चेक करता हूं, देखता हूं कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर यहां न लिख करके यहां पर लिखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1, और उसको बहुत बढ़िया डेकोरेट करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कॉपी चेक करेगा, कोई भी शिक्षक कॉपी चेक करेगा, तो वो यहाँ पर दृष्टि न डालते हुए उसकी दृष्टि पहले यहाँ पर देनी पड़ेगी। इसलिए आप भी ये गलती बिल्कुल ना करें, प्रश्न क्रमांक यहाँ न डाल करके प्रश्न क्रमांक आप यहाँ पर डालें। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगली स्थिति, मान लिया जाए कोई प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक मान लेते हैं 20। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा का उत्तर आपको लिखना है, तो पूरा लिखोगे प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा का उत्तर, और उसके बाद में अपना लिखना चालू करोगे। सिस्टमैटिक ढंग से लिखोगे। उत्तर पूरा होने के बाद कम से कम उसके नीचे एक लाइन जरूर खींचना है, ताकि वो बढ़िया भी लगेगा और इस बात का संकेत भी देगा कि आपने ये उत्तर लिख चुके हैं, लिख लिया है। ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगली चीज देखते हैं हम, सही जोड़ी। मान लिया जाए हम सही जोड़ी की तैयारी कर रहे हैं परीक्षा के अंदर, तो सही जोड़ी में अक्सर क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ उत्तर लिख करके आ जाते हैं, या फिर जैसा पेपर में आता है वैसा इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े इस प्रकार से जो है क्रॉस करके आते हैं। ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है, इसमें बिल्कुल नंबर नहीं मिलते हैं। जो वास्तविक तरीका है सही जोड़ी का वो भी बता देता हूं। हमसे पूछा गया, मान लिया जाए ए नंबर पे जिला,
तो हमारा जिला कौन सा है? मंदसौर। तो हम इस प्रकार से लाइन करके यहाँ पर लिख देंगे कि जिला है हमारा मंदसौर। बी नंबर पे हमारे लिए विकल्प आया है तहसील। तो हमारी तहसील है मल्हारगढ़। इस प्रकार से अगर आप सही जोड़ी का मिलान करते हैं, आपकी सही जोड़ी 100% सही है। इसके अलावा अगर आप टेढ़े मेढ़े डंडे खींचते हैं तो वो तरीका गलत है, ऐसा कदापि नहीं लिखिए। ये तरीका बिल्कुल सही है, शानदार है, इसमें आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए अगली बात हम करते हैं हिंदी में गद्यांश और पद्यांश जब आते हैं तो सबसे पहले काम होता है हमें कि गद्यांश और पद्यांश को शांतिपूर्वक आप पढ़ें, समझें और उसके बाद में उनके निर्देशानुसार उनके उत्तर लिखें। जैसे अक्सर आता है कि शीर्षक लिखिए, तो शीर्षक जो भी 2 शब्द का एक शब्द होता है उसको लिखिए। फिर उसके बाद में पूछा जाता है सारांश, तो आप उस सारांश को लिखिए 3-4 लाइनों में, यानी कि जो पेसेज दिया हुआ होता है लगभग उसका 1/3 आप लिख सकते हैं। 3-4 लाइन नंबर के अनुसार पूर्ति कर सकते हैं। उसके बाद विलोम शब्द, पर्यायवाची, समानार्थी शब्द दिया हुआ रहता है, आप लिख लीजिए, कोई इशू नहीं। अगली चीज की बात करें रचनाएं आती है। मान लिया जाए प्रश्न क्रमांक 18 में रचनाएं पूछी गई है, तो क्या लिखना है हमें? प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। और रचनाएं है मान लिया जाए तुलसीदास जी की, तो पूरा जीवन परिचय लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। रचनाओं में पूरा जीवन परिचय लिखने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसके अंतर्गत वो जो पूछेगा वो हमें लिखना है। जैसे पूछा जाता है अक्सर 2 रचनाएं, पहले नंबर पे हैं 2 रचनाएं। 2 रचनाएं लिखिए और 2 रचनाओं के सामने जो भी 2 रचनाएं हैं वो लिखिए। फिर उसके बाद में भाव पक्ष और तीसरे नंबर पे कला पक्ष और चौथे नंबर पे भाषा शैली आ सकता है। ठीक है, सॉरी भाषा शैली नहीं, साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान। इन्हीं का एक नाम और है भाषा और शैली, यानी कि लेखक परिचय, कवि परिचय दोनों होते हैं, जहां पर एक तरफ भाव पक्ष आता है, एक तरफ कला पक्ष आता है और दूसरी तरफ पूछा जाता है एक तरफ भाषा और दूसरी तरफ शैली और रचनाएं और साहित्य में स्थान। ये 4 चीजें हमें लिखने की आवश्यकता होती है। इससे अगली चीज आती है हमारे पास निबंध। निबंध के अंतर्गत अक्सर बहुत सारे विद्यार्थी देखे हैं या तो 4-5 पेज भर देंगे बैठे बैठे, समय की कमी होती है, पेपर बहुत बड़े बड़े आते हैं, समय के अनुसार चलना पड़ता है, तो या तो बहुत सारे पेज भर देंगे या फिर 1-8 पेज में वो काम चला लेंगे। लेकिन सबसे बढ़िया व्यवस्थित तरीका ये है कि आपके सामने अगर कोई निबंध आता है, मान लिया जाए लास्ट प्रश्न 28 है और 28 में निबंध पूछा गया है, तो प्रश्न क्रमांक 28 डालिए और विज्ञान का चमत्कार, माय हॉबी, कोई राष्ट्रीय त्योहार या अन्य कोई भी विज्ञान निबंध का आ रहा है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए उसमें विषय वस्तु। सबसे पहले हेडिंग डालिए विषय वस्तु। विषय वस्तु में जो खास आप पॉइंट बना करके लिखना चाह रहे हैं, जैसे प्रस्तावना से शुरुआत हो रही है और उपसंहार पे खत्म होते हैं, 3, 4, 5 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट आप यहाँ पर बना करके लिखिए और उसके बाद में फिर यहाँ से शुरू कीजिए अपनी प्रस्तावना। जैसे 1 पॉइंट प्रस्तावना हो गया, प्रस्तावना के बाद में कोई भी दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट और लास्ट में जाके 4-5 नंबर पे हो गया उपसंहार। तो सबसे पहले क्या आता है? प्रस्तावना। यानी कि प्रस्तावना के अंतर्गत एक प्रकार से आप जिस निबंध का लिखना चाहते हैं उस निबंध का परिचय दे रहे हैं या उसके अंतर्गत क्या क्या होता है वो इसके अंतर्गत आता है। लास्ट में भी दोनों तीनों जो पॉइंट है उसमें उससे रिलेटेड आपको लिखना है। जितने पॉइंट बना करके लिखते हो, जितने साफ सुथरे अक्षरों में लिखते हैं उतना बढ़िया होता है, न कि 8-10 पेज भरना जरूरी है। 8-10 पेज भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपसंहार के अंतर्गत आता है कि उस पूरे निबंध में आपने जो लिखा है उसका शॉर्टकट 3-4 लाइन में उसका सारांश लिखना है, तो ये उसके अंतर्गत आता है। 11th और 12th में अगर देखा जाए इंग्लिश में,
तो अलग अलग प्रकार से पोस्टर आते हैं, नोट मेकिंग आता है, उसके अलावा एप्लीकेशन आते हैं, लेटर आते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग लिखें। एप्लीकेशन का मैं बता देता हूं। वर्तमान स्थिति में जैसे श्रीमान प्राचार्य महोदय, जो भी आपका स्कूल है वो, और विषय, फिर यहां से विनम्र। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप जो भी लिख रहे हो सब इस लाइन के पास में से टिका के लिखिए, लास्ट तक, नीचे तक, आपका आज्ञाकारी छात्र तक। हालांकि आपका आज्ञाकारी छात्र दोनों तरफ सही है, गलत नहीं है, लेकिन इस तरीके से लिखते हैं तो और भी शानदार बनता है, शानदार लगता है, बढ़िया लगता है। जिस रिलेटेड आपकी एप्लीकेशन है उस रिलेटेड आप लिखें, उसमें किसी भी प्रकार का इधर का उधर का, जैसे निबंध में करते हैं या अन्य पैसेज में करते हैं, वैसा इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। कम लिखिए, बढ़िया लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि लगभग पेपर से संबंधित आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर इस पेपर से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को वीडियो लिंक के माध्यम से शेयर करें, और मिले अगले वीडियो में। धन्यवाद।